जिस समय ओपेनहाइमर ने परमाणु परीक्षण किया, उसके मुंह से केवल एक ही शब्द निकला, मैं मौत हूं। इस क्वेश्चन में हम जानेंगे शीत युद्ध में परमाणु हथियारों के दौड़ के विषय में, और यह भी जानेंगे कि आखिर परमाणु हथियारों को नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास आज तक क्या-क्या हुए हैं, क्योंकि परमाणु हथियार दुनिया के लिए एक ऐसा खतरा है। आप ये समझिए, जितना इस समय परमाणु हथियार एक देश के पास है, वो पूरी दुनिया को समाप्त कर सकता है। तो ओपेनहाइमर ने इसकी शुरुआत की थी। आप एक चीज और समझ लीजिए, दुनिया में केवल 2 ही देश ऐसे हैं जिन्होंने स्वतः बनाया है न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी। एक है जर्मनी और एक है इंडिया। जर्मनी से इस टेक्नोलॉजी को चुरा के बनाया यूएसए ने, यूएसए से चुरा के बनाया रशिया ने, या यूएसआर हुआ करता था। यूएसए ने ही मदद करी यूके की, यूके ने मदद करी फ्रांस की, यूएसए से ही इनडायरेक्टली फॉर्म में पहुंचा इजराइल, यूएसएसआर ने दिया चाइना को, चाइना ने दिया नॉर्थ कोरिया को, और कई लोग मानते हैं कि चाइना ने दिया, कई लोग मानते हैं यूएसए ने दिया पाकिस्तान को। क्लियरिटी क्या है, कोई नहीं जानता। फिलहाल इतने देश हैं जिनके पास इस समय परमाणु हथियार उपलब्ध हैं। इसके अलावा ईरान पे आरोप लगता है कि उसके पास इनरिच्ड फॉर्म में इतना यूरेनियम है कि वह परमाणु हथियार कभी भी बना सकता है। दैट्स वही बात यहाँ पर यह है कि जितना ज्यादा परमाणु हथियार होगा, दुनिया के ऊपर खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। और दुनिया ने इसका 2 सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखा है, जब द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे। और इसी के साथ विश्व राजनीति में परमाणु हथियारों की निर्णायक भूमिका जो है वो लगभग लगभग स्टेबल हो चुकी थी। और शीत युद्ध के समय कई बार ऐसा हुआ है कि दुनिया इस खतरे पर पहुंच चुकी थी जहां पर यह हो गया कि अब परमाणु युद्ध हो सकता है। जैसे कि 1956 में जब कोरिया क्राइसिस हुई, या 1962 के दौर में जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ, या 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और अमेरिका ने अपनी 7वीं फ्लीट इंडिया के लिए भेज दी थी। ऐसे में परमाणु हथियारों की वजह से दुनिया कई बार खतरे पे पहुंची है, और लगा है कि अगर यह युद्ध होगा तो दुनिया पूरी तरीके से बर्बाद यहाँ पर हो जाएगी। तो शीत युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में वैश्विक नेतृत्व कौन करेगा, इसको लेके लगातार यह दिक्कतें हुई और परमाणु हथियारों की दौड़ जो है वो शुरू हो गई थी। इस समय हथियारों का भंडारण करना शुरू किया गया, ऐसी मिसाइलें विकसित की गई जिसका मेन मकसद था कि भाई सामने वाले को एकदम खत्म कर देना है। और मैड अर्थात म्यूचुअल अश्योर डिस्ट्रक्शन के, सामने वाले को मतलब हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे टाइप से, कि हम अगर बर्बाद हो रहे हैं तुमको भी पूरा बर्बाद करके छोड़ेंगे। ऐसी रणनीतियों ने दुनिया को बहुत प्रभावित किया उस दौर पे। अगर हम शुरुआती दौर की बात करें तो हिटलर ने इस प्रोग्राम की शुरुआत की थी, लेकिन बाद में अमेरिका ने इस टेक्नोलॉजी को अपने यहाँ इंप्लीमेंट किया और ओपेनहाइमर ने पहला परमाणु परीक्षण वहां पर किया था। तो 1945 में अमेरिका ने इसका प्रयोग भी कर लिया हिरोशिमा नागासाकी में। अमेरिका से टेक्नोलॉजी चोरी करके 1949 में सोवियत संघ ने भी इसका सफल परीक्षण कर लिया, और इस तरीके से सिर्फ अमेरिका के पास ही ये हथियार है। यह एक अधिकार अब समाप्त हो गया। वैसे भी कहा जाता है किसी एक के पास अगर कोई शक्ति होगी तो वह सबको अपना डर दिखाएगा, लेकिन अगर सबके पास शक्ति होगी तो कोई भी शक्तिशाली नहीं होगा। यही इस दौर में शुरू हुआ। अमेरिका इससे आगे बढ़ा और हाइड्रोजन बम बना लिया। पहले एटम बम था, बाद में बना हाइड्रोजन बम, जिससे दुनिया को एक बार में समाप्त किया जा सकता था। बाद में जब अमेरिका ने परीक्षण किया तो 1953 में सोवियत संघ ने भी इसको विकसित कर लिया। फिर इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने लगे कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में हम परमाणु बम मार सकते हैं। ऐसे ही सबमरीन में भी बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाई गई, जिसका मेन पर्पस यही था कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, कि आप पानी के अंदर से भी सामने वाले पे हमला कर सकते हैं। फिर म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन 1960-70 के दौरान, कि अब इतनी क्षमता हो गई थी कि अगर युद्ध होता तो विनाश निश्चित था। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कभी आप पढ़िएगा, या मैं इस पे वीडियो बना दूंगा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में कैसे दुनिया पे खतरा आ चुका था कि रशिया मतलब यूएसआर हुआ करता था, यूएसआर ने क्यूबा में, क्यूबा एकदम अमेरिका के नीचे है, तो वहां से उसने मिसाइल तान दी थी कि आज नहीं तो कल हम तुम पे मार देंगे। दुनिया बहुत बड़े टेंशन में थी उस समय। ऐसे में परमाणु संतुलन बनना शुरू हो चुका था कि हम सबके पास है, हम सबको मारेंगे टाइप से। फिर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, क्यूबा में मिसाइल तैनात की यूएसआर ने,
अमेरिका ने धमकी दी हम तुम्हारे परमाणु बम मार देंगे, लेकिन फिर बातचीत शुरू हुई। अब बातचीत से एक वार्ता बनी और वार्ता जो है सही दिशा में गई और वह प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हुआ। 1970 से 80 खासकर रीगन के दौर में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ। कहां पर? न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में। इसी में MIRV टेक्निक अर्थात मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, मतलब एक मिसाइल में कई सारे वॉरहेड थे, यह जाके अटैक करेंगे, यह भी डेवलप हुई। जैसे इंडिया का अग्नि 5 इसी के अंतर्गत आ जाता है। फिर स्टार वॉर्स के दौरान SDI कार्यक्रम शुरू किया, जिसका मेन ये रीगन ने शुरू किया था कि हमें ये ध्यान रखना है कि हम कैसे अपना डिफेंस कर सकते हैं। तो SDI मतलब होता है कि स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव, ये रीगन ने शुरू किया था 1983 के दौर में, कि हम डिफेंस कैसे करें, कोई हम पे मार दिया तो हम उसका डिफेंस कैसे करेंगे। फिर हथियारों का भंडारण बढ़ता चला गया। इतने ज्यादा परमाणु हथियार हो गए थे कि वो लाखों टन TNT के बराबर थे। लेकिन 1980 में जब सोवियत संघ कमजोर होना शुरू हुआ, अमेरिका से समझौता हुआ, तो ये जो हथियारों की दौड़ है लगभग धीमा होना शुरू हो चुका था। और 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ शीत युद्ध समाप्त होता है। कई सारे प्रयास भी हुए, जैसे कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, अर्थात जिसके पास परमाणु, बहुत सारे प्रयास भी हुए। पहला तो है परमाणु अप्रसार संधि, इसको बोलते हैं NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968। इसका मतलब ये था कि जिनके पास हथियार हैं उन्हीं के पास हथियार रहेंगे, दुनिया में और कोई देश यह हथियार नहीं बढ़ा सकता है। ऐसे में P5 नेशन का गठन यहाँ से हुआ। अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना, सिर्फ इन्हीं को मान्यता मिली और कोई भी देश परमाणु हथियार नहीं बना सकता है। बाद में पार्सली टेस्ट बैंड ट्रीटी आई। इसमें वायुमंडल या अंतरिक्ष में या फिर पानी के भीतर परीक्षण पर रोक लगाई गई। बाद में सॉल्ट 1 सॉल्ट 2, इसके तहत यह हुआ कि हमें हथियारों की सीमा, मतलब कितना परमाणु हथियार होना चाहिए, इसको लेकर USA ने ट्रीटी साइन कर ली थी। फिर आ गया इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी। इसका मतलब ये हुआ कि मध्यम दूरी की मिसाइलों को नष्ट किया जाएगा जो इंटरकॉन्टिनेंटल हमला कर सकती हैं। फिर CTBT कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी, की हमें पूरे तरीके से इसको खत्म करना है। अब दुनिया में किसी भी देश को परमाणु हथियार बनाने की परमिशन नहीं मिलेगी, लेकिन आज तक लागू नहीं हुआ। ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देश जो हैं उन्होंने इसका अपोज किया। नॉर्थ कोरिया तो पहले शामिल था CTBT, बाद में उसने अपने आप को अलग कर लिया। भारत और पाकिस्तान ने कभी साइन ही नहीं किया। फिर क्या हुआ कि एक संस्था बनाई गई IAEA 29 जुलाई 1957 को, जिसका मेन पर्पस था कि वो परमाणु कार्यक्रमों की निगरानी करेगी और देखेगी कि केवल शांतिपूर्ण उपयोग ही परमाणु का हो सके, यूरेनियम का हो सके, उससे हथियार ना बना सके। क्योंकि यूरेनियम को अगर 2 से 3% तक आप इनरिच करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप केवल और केवल ये चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से इसका उपयोग हो। लेकिन अगर ये 80% के ऊपर चला जाता है तो मतलब आप परमाणु हथियारों की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो शीत युद्ध के दौरान परमाणु हथियारों ने दुनिया को कई बार विनाश के कार पर पहुंचा दिया था। महाशक्तियों ने बीच में कई सारे बातचीत करके इस विनाशक युद्ध को टाला, लेकिन समय के साथ यह खतरा बढ़ता ही जा रहा है। अगर किसी भी तरीके से यह न्यूक्लियर हथियार किसी आतंकवादी संगठन के हाथ में लग गए तो फिर आप समझिए कि दुनिया नष्ट होने से नहीं बचने वाली। और जैसे पाकिस्तान के पास है परमाणु हथियार, पाकिस्तान के परमाणु हथियार कब तक उसके कंट्रोल में रहेंगे वो भी नहीं जानता है। एक ऐसा अनस्टेबल देश, उसके पास परमाणु हथियार है, अगर वह कभी किसी आतंकवादी के हाथ लगे कि वो आतंकवाद को पोषित करता है तो आप समझिए दुनिया कितने बड़े खतरे में हो जाएगा। इसी वजह से उत्तर कोरिया, ईरान, इनको लेकर हमेशा सवाल उठते हैं क्योंकि यह कभी भी कुछ भी कर सकते हैं।